2200 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। समझ सकते हो 22 साल का लड़का 2200 करोड़। क्योंकि हर दिन एक नया ज्ञानी बाबा मार्केट में पैदा हो रहा है जो दूसरों को ज्ञान दे रहा है। हमने ब्रोकिंग शुरू किया, बिल्कुल शुरू किया। तो आज क्या ब्रोकिंग फर्म है आपके पास? नहीं, अब यही ट्विस्ट है। किसी का घर बिक गया, किसी ने वाइफ की ज्वेलरी बेच दी, ये लाइव देख रहा है। और अगर मुनाफा कमा रहे हैं तो 4 रुपए, क्योंकि बाप दादा ने एक ही कहानी सिखाई, 2 रुपए अगर रिस्क ले रहे हो तो 4 रुपए से कम कमा के घर मत लाना, वरना धंधा ही नहीं करना। प्रॉब्लम क्या है, चारों तरफ सपने बेचे जा रहे हैं कि लाइक आप करोड़पति बन जाओगे। और कोविड के बाद मार्केट में नए लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। मैं तो इतने लोगों से मिलता करता हूँ, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में आते ही उनकी बुद्धि कहाँ गुम हो जाती है। आप क्या कहते हो, लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? हर बात के 2 पहलू होते हैं, इंसान को वो दोनों पहलू समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो 1% का जो स्टोरी मैंने बताया वो आम आदमी कभी सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तुम कौन हो हमेशा याद रखना, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे परिवार पे भारी। मुकुल अग्रवाल जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। एकदम दुरुस्त तगड़े, आपको देख के अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर इनविटेशन। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए, स्टॉक मार्केट में आप कब और कैसे आए? एक्चुअली मेरी शुरुआत 2003 में हुई थी और स्टॉक मार्केट की जगह NCDX से हुई थी, क्योंकि हल्दी मिर्ची का काम था। तो 2003-4 में जो NCDX शुरू हुआ था उसका शुरुआत वहाँ पे कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी, हल्दी मिर्ची एंड जितने भी कमोडिटी। तो उसका मकसद था फ्यूचर और फिजिकल के बीच बैलेंस करना। तो टचवुड जो भी हमारा काम भगवान की दया से अच्छा था, तो एक्सचेंज से फिजिकल के प्राइस लेने के लिए फ़ोन आते थे कि जिससे कि ये मैच हो सके कि फिजिकल और फ्यूचर करेक्ट है या नहीं है, या मैनिपुलेशन की कहानी जो होती है कहीं ऐसा तो नहीं है। और मेरे को डॉक्टर बनना था, मारवाड़ी फैमिली से हूँ, तो 2 बार ट्राई किया बट MBBS में सीट नहीं आई, BDS में सीट आई। तो डेंटल डॉक्टर बनना नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में 2003 में डेंटल उतना नहीं कमाते थे और हम लोग मारवाड़ी थे, तो भगवान की दया से टचवुड परिवार अच्छा था, तो इसीलिए हमने डेंटल में नहीं किया। तो फिर ये था कि आपको क्या करना है पेरेंट्स की तरह से। तो मेरे अंकल हमेशा दूरदर्शी रहे हैं, 6th सेंस भगवान का आशीर्वाद रहा है, तो उनको ये चीज़ समझ में आई। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुकुल तुम्हें ये समझ में आता है तो तुम कर सकते हो। तब फिर हमने देखा, हमें चीज़ अच्छी लगी, फिर हम मुंबई गए ट्रेनिंग के लिए। किस चीज़ की ट्रेनिंग? मुंबई में भी मेरे अंकल रहते हैं, तो मेरे जो अंकल हैं उनके दोस्त का ऑफिस था मुंबई में, वासी में। तो वहाँ वो ब्रोकर थे, टिकट होल्डर, जिस उस समय टिकट होल्डर वर्ड कहा जाता जैसे था। हमने वो स्कैम 1992 में देखा है, राइट वैसा। हाँ। तो हम उनके ऑफिस जाते थे और वहाँ ऑफिस में बैठते थे, देखते थे, समझते थे ट्रेडिंग क्या है, कैसे होती है, लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं, क्या लॉस हो रहा है। क्योंकि उस ज़माने में एक्चुअली क्या है, ब्रोकिंग का धंधा सबसे अच्छा धंधा हुआ करता था। उस समय ब्रोकरेज 5-5 पैसे, 50-50 पैसे, 5 पैसे इंट्राडे और 50 पैसे डिलीवरी पर लगा करती थी। ये 2003 की बात है। यस। ओके। और अगर कोई क्लाइंट छोटा हो तो 7 पैसे, 70 पैसे, 8 पैसे, 90 पैसे, मतलब इस अनदर लेवल का था। यानी अगर उस ज़माने का सबसे क्रीम बिजनेस कहा जाए तो ब्रोकिंग कहा जाता था, कि जिसने एक बार ब्रोकिंग का धंधा सेट कर लिया वो बैठ के आराम से खाएगा, क्योंकि ब्रोकरेज सच में इतनी ज़्यादा हुआ करती थी। मुझे लगता है आज भी तो ब्रोकिंग का धंधा ऐसा ही है। बिल्कुल, आज भी बिल्कुल धंधा है, बट अगर हम उस ज़माने के धंधे से और आज के धंधे से अगर डिवाइड करें तो डिस्काउंट ब्रोकर का ज़माना आने से जो मार्केट में बैठे फुल टाइम ब्रोकर का फ्रेंचाइजी लेके बैठे लोग हैं, उनके बिजनेस पे बहुत हिट आया है। लेकिन उस समय चूंकि डिस्काउंट ब्रोकर नहीं हुआ करते थे, तो छोटे छोटे लोग भी अगर अपनी कैपेसिटी के अनुसार 15 क्लाइंट या 20 क्लाइंट भी जोड़ लेते थे तो भी बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाते थे। बट आज के डेट में अगर फुल टाइम ब्रोकर कोई भी एज अ फ्रेंचाइजी के तौर पे काम कर रहा है, तो उनके पास अच्छे क्लाइंट होने तभी वो खर्चे निकाल पाएंगे, सैलरी निकाल पाएगा, क्योंकि इतने कंप्लांस हैं वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो कहाँ से फॉलो कर पाएंगे। तो उस ज़माने में एक ही एम होता था कि अगर आपकी लिंक्स बहुत अच्छे हैं, आपके कनेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप ब्रोकिंग करो। और ब्रोकिंग में भी कोशिश ये करो, अब जैसे ब्रांड की कहानियाँ अब हो गई हैं, उस ज़माने में ब्रांड्स की कहानी नहीं, आप ही अगर आपकी पहचान है तो आप ही ब्रांड हो। तो लाइक हमारा जो थॉट प्रोसेस था मुंबई जाने का, कि लाइक हम ब्रोकिंग को समझेंगे, जानेंगे। चूँकि अंकल के बहुत ही क्लोज फ्रेंड, मतलब एक फ्रेंड होते एक भगवान कहते हैं, तो धरती पे कोई रिश्ता बना के भेजता है आप
खुद से चुनते हो, लाइक दैट वाला। और उसमें भी भगवान की दया सबसे अच्छी क्या हुई कि उनके 2 बच्चे थे, वो मेरे एज के थे और वो बिजनेस को ज्वाइन कर रखे थे, तो एक बॉन्डिंग हो गई पारिवारिक वाली। तो उन्होंने हमें सिखाया भी, तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो हमें ब्रोकिंग शुरू करना था कि हम पहले ब्रोकिंग से शुरू करते, फिर हम भी टिकट होल्डर बन जाते और फिर पेन इंडिया हम फ्रेंचाइज देते। क्योंकि ऐसा ही हुआ, ब्रोकिंग से शुरू किया? हमने ब्रोकिंग शुरू किया, बिल्कुल शुरू किया। तो आज क्या ब्रोकिंग फर्म है आपके पास? नहीं, अब यही ट्विस्ट है। जब हमने ब्रोकिंग शुरू किया, तो ब्रोकिंग जब हमने किया तो जैसे हम लोग थोड़े से मारवाड़ी हैं, तो हर एक कदम को सोच समझ के उठाते हैं। और मेरे दादाजी ने भी जब शुरुआत की थी तो जीरो से शुरुआत की थी, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एम्पायर। तो लाइक पैसे की वैल्यू शुरू दिन से रही। तो जब हमने ब्रोकिंग स्टार्ट किया तो पहले ये था कि ब्रोकिंग को जमाएंगे, बहुत अच्छा रेवेन्यू, क्योंकि सारा दारोमदार मेरे ऊपर था। उसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरे रिलेटिव का, किसी का कोई लेना देना नहीं था। यानी ये अगर संभाल पाएगा तो कर पाएगा, नहीं तो धंधा डुबा देगा ना। क्योंकि टिकट लेने में फिर आपको टिकट होल्डर की जो लगती है अमाउंट, मोटा अमाउंट, वो भी तो देना पड़ेगा ना। अच्छा, ओके। तो दिस इज द पार्ट। बट वहाँ पर फिर एक चीज़ आई कि जब लोग आपके यहाँ आके ट्रेड करते थे, जो लॉस करते थे, वो सबसे बड़ा एक गेम चेंजर बना कि आप 1 to 1 इंटरेक्ट कर पा रहे हो। जैसे अभी आप क्या किसी से सुन सकते हो, उसने 50 लाख डुबा दिए, उसने 25 लाख डुबा दिए, बट यहाँ मैं 1 to 1 फेस कर रहा था लोगों की प्रॉब्लम को, समस्या को। या जो आप लोग सुनते हो, किसी का घर बिक गया, किसी ने वाइफ की ज्वेलरी बेच दी, वो सब आप लाइव देख रहे थे? ये लाइव देख रहा था। ये चीज़ एक्चुअली मैं मुंबई में भी देख रहा था, बट उस समय उतना हिट नहीं आ रहा था क्योंकि वो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। सिर्फ मैं बैठ के सुन रहा था या समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब क्लाइंट मेरे यहाँ ट्रेड कर रहे थे, ये सच में हो रहा था। और ये चीज़ था मेरा कैरियर का सबसे चेंजिंग पॉइंट, जहाँ मेरे परिवार के साथ भी बड़े ही झगड़े हुए, क्योंकि वो तो मारवाड़ी यानी धंधा, तो उनका तो थॉट प्रोसेस था कि तुम जब संभाल लिया तो तुम अब आगे इसको एक्सपेंड करो, तुम कहाँ अटक गए। बट मेरा थॉट प्रोसेस था कि ये तो चीज़ ही गलत है, मतलब ये तो बहुत ही अलग वे की दिशा है, जहाँ पर आप तो वहाँ अपने ऑफिस में बैठे हो, हम यहाँ से लोगों को हैंडल कर रहे हैं, हम चीज़ों को देख पा रहे हैं लिटरली कि चीज़ें कितनी वर्स्ट जा रही हैं। उनका घर बिक गया या उन पैसे देने के लिए कितनी, क्योंकि उस समय में पता है ब्रोकर मार्जिन भी दे करते थे जो अब ख़त्म हो गए हैं अपने। अगर मैं आपको जानता हूं तो आपको 10x मार्जिन भी दे सकता हूं, 20x भी दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पैसे एक्सचेंज में जमा रहते थे। तो मैं कहा मैं ये हैंडल कर रहा हूँ ना, आप थोड़ी हैंडल कर रहे हो। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर फिर चीज़ें समझ में आई। फिर मैंने खुद की स्टडी की, खुद का पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू हुई, मेरे समझ की जर्नी शुरू हुई। फिर वो जर्नी करते करते फिर एक सिखाने की जर्नी शुरू हुई, तो वो ब्रोकिंग का काम वहीं पर रुक गया। लेकिन आज भी वो फ्रेंचाइजी मेरी एज इट इज़ चल रही है। 16-17 साल हो गए। कौन सी कंपनी? अभी तो मेरा ट्रस्ट लाइन के साथ है। वो चेंज जैसे कहते हैं ना, आपका जिसके साथ कंफर्ट जोन बनता है, चेंज हो जाता है, लाइक दैट। तो वो जो था मेरा चल रहा है करके। तो अभी मुकर अग्रवाल जी इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं? दोनों हैं। दोनों हैं? हाँ, साथ में टीचर भी हैं? साथ में टीचर भी हैं। ज़्यादा किस में है, ज़्यादा समय किस में जाता है? अगर ईमानदारी से कहा जाए तो मैं ट्रेडर, जैसे ट्रेडर में 2 तरह के लोग होते हैं। एक फुल टाइम ट्रेडर कि फुल स्क्रीन पकड़ के बैठे मतलब घर बार ट्रेडिंग से ही चल रहा है। करेक्ट। तो मैं कहूँगा कि मैं वो नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, जो कि बहुत अच्छा वाला इन्वेस्टर हूँ। ट्रेडिंग में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत मायने रखती है। मतलब जब आया तब एंट्री ली? यस, और वो भी स्विंग पोजिशनल टाइप वाली चीज़ों को हम पकड़ के बैठते हैं। क्योंकि अगेन जैसे हमारे कई वर्टिकल्स हैं काम करने के, चूँकि मुझे तो काम करते 2003 से अभी तक कर रहा हूँ, बहुत टाइम, और यही कर रहा हूँ। तो हमारे पास म्यूचुअल फंड का भी काम है, हमारे पास अगर रियल स्टेट में अपॉर्चुनिटी मिलती है हम वहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे कई सारे वर्टिकल हैं। तो लाइक दैट कि हमने इसको इस तरीके से बांटा हुआ है। प्लस अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनते हो तो अगेन सबका अपना अपना प्रॉस्पेक्ट हो सकता है, और इस पे बहुत लंबा चौड़ा डिबेट भी हो सकता है, तो उस पर नहीं जाएंगे। मेरी चॉइस, मुझे लगता है कि इंसान अच्छा पैसा अपॉर्चुनिटी पे कमा सकता है, हर वक्त ज़बरदस्ती करके नहीं कमा सकता है। तो आपको लगता है ट्रेडिंग में लोग पैसा कमाते होंगे? यही मैंने बोला ना कि लंबा चौड़ा डिबेट का है, इसीलिए मैंने बोला। अगर मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेड हो, जहाँ पे इंसान रुक के ट्रेड करे, थम के ट्रेड करे, तो पैसा कमा सकता है। बट यहाँ पे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मंथ की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। एक एग्जांपल के लिए पूरे मंथ में क्या रहा? यस, क्या रहा।
जैसे एग्जांपल के लिए 30 दिन हुआ, 30 दिन में 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन हुआ, मैंने खुद एक ऐड ऑन कर दिया कि मैं लिमिटेड करता हूँ एग्जाम। बट अगर हम लिमिटेड भी कर रहे हैं तो हम कोई हर बार तो पैसा कमाएंगे नहीं। हम्म, अगर मुझे 10 अपॉर्चुनिटी भी मिली तो उसमें 3 के स्टॉप लॉस हिट होने हैं। तो एक जो रियल बैलेंस शीट होती कि अच्छा ठीक है 7 में आपने कमाया, 3 में लॉस किया, एक रिस्क मैनेजमेंट हुआ कि अगर हम लॉस कर रहे हैं तो 2-2 रुपये करके 6 रुपये गए, और अगर मुनाफा कमा रहे हैं तो 4 रुपये, क्योंकि बाप दादा ने एक ही कहानी सिखाई, 2 रुपये अगर रिस्क ले रहे हो तो 4 रुपये से कम कमा के घर मत लाना वरना धंधा ही नहीं करना। ठीक है, तो 7 चौक 28 इधर बने, ठीक है, 6 रुपये उधर माइनस कर दिए तो 22 रुपये आपके पास घर में आ गए। ऐसा बैलेंस शीट बनता है। तो ये बनाता कौन है और बना कितने पाते लोग? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, चारों तरफ सपने बेचे जा रहे हैं कि लाइक आप करोड़पति बन जाओगे, और कोविड के बाद मार्केट में नए लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो मार्केट में जो नए लोग आ रहे हैं ना, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप कितना भी बोल दो ना, वो आप ही को निगेटिव बोलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बुल रैली देख रहे हैं। हमने न जाने इतना साइकिल देखा है। जैसे अभी क्या आप लोग चारों तरफ बात होती है, डेटा आता है, डीमेट खाता खुल गया, डीमेट खाता खुल गया, खाली एक क्रैश तो आया नहीं है, लोगों ने देखा नहीं है होता क्या है, सारे डीमेट खाते खोलने बंद हो जाएंगे। हमने तो लिटरली सामने देखा, लोग जब गिरता है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे तो लोग पैसे ही नहीं लगा पाते। तो दिस इज द पार्ट ना। अब तो मार्केट इतना मैनिपुलेटेड हो गया है, आप गौर करते होगे आप कि ये मूवी सुपर हिट हुई, पीवीआर के शेयर बढ़ेंगे। आप 2 साल पीछे जाके देख लो, क्या ऐसा चलता था? बिल्कुल नहीं चलता था। यानी हर चीज़ को सोशल मीडिया इंगेज और एक ट्रेडिंग से जानबूझ के जोड़ के एक वेल प्लान्ड वे में तरीका किया जा रहा है, जिससे कि सिर्फ ट्रेडर अट्रैक्ट हो, न्यूज बेस घुसे, वो तो कुछ ना कमा पाए, बट ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो। और ये एक वेल प्लान्ड ब्रोकर कह लीजिए, मीडिया हाउस कह लीजिए, सबका मिला जुला है, क्योंकि सबको पैसा, हाँ, क्योंकि पैसे सबके बन रहे हैं, सबका काम। और टिप्स देने वाले लोग तो ऐसे ही हैं, और लोगों को भी टिप्स लेना है कुछ, उसमें तो है ही नहीं कि लाइक हम अपने लाइफ में सक्सेस हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, हर जगह वो सक्सेस हैं, तभी तो कुछ मुकाम पे पहुंचे हैं, चाहे जिस भी सैलरी में हो। लेकिन पता नहीं, मैं तो इतने लोगों से मिलता करता हूँ, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में आते ही उनकी बुद्धि कहाँ गुम हो जाती है। आप क्या कहते हो, लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टिंग तो बिल्कुल वैसे करनी चाहिए जैसे खाना खाना हमारे लिए एक ज़रूरत है हमारे शरीर के लिए, वैसे ही इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। और इन्वेस्टिंग करने में भी एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा कि इन्वेस्टिंग करने में जैसे जो क्वेरी आती है ना, लाइक हमें स्टॉक में करना है, ठीक है, अरे आपको स्टॉक के बारे में पता ही नहीं, आप क्या करोगे स्टॉक में करके? आपके पैसे डूब जाएंगे। उसमें भी आप लोग पेनी स्टॉक लेने में मास्टर आदमी हो, सस्ता सस्ता वाला। ठीक है, तो आप ना करो, आपको कुछ समझ नहीं है, फंडामेंटल नहीं, आपको सिर्फ वो एक चमकीली दुनिया दिखाई जा रही है, राइट, जहाँ पे आप जाके कर रहे हो। बेहतर रहेगा म्यूचुअल फंड से जाओ। हाँ, लेकिन अगर आपके पास समझ है तो 100% स्टॉक से जाओ, फिर कोई मना नहीं करता। तो अगेन, सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं ना, हर बात के 2 पहलू होते हैं, इंसान को वो दोनों पहलू समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब फिर ट्रेडिंग में जब आप आ रहे हैं, एक और कहानी है, लोग टाइम एफर्ट ही नहीं देना चाहता है। लाइक हम घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ट्रेड मार लिया एंड ऑल दैट, ऐसे थोड़ी होता है। बट आप इंस्टाग्राम पे देखो, यही तो चल रहा है, लड़के हम घड़ी खरीदने जा रहे हैं, एक ट्रेड पंच किया। तो यंगस्टर तो यही देख कर अट्रैक्ट हो रहा है ना, वो हमारी और आपकी बातें कैसे सुनेगा? हमारे और आपके जैसे लोग तो सबसे बेकार लोग हैं, क्योंकि वो उनको जो सही दुनिया है वो दिखाने की या बताने की कोशिश कर। क्या होता है, समझा नहीं, सॉरी? वो जो दिखा रहे हैं कि घूमते फिरते ट्रेड कर ले रहे हैं, लाइक डेफिनेटली, या तो सिंपल है कि या तो वो टिप्स बेच रहे होंगे, या जो अभी जैसे असम का ही केस हुआ, जो हाईलाइट आया 22 साल के बच्चे का। क्या है ये, मैं नहीं जानता। अभी असम का ही, जैसे असम में एक 7,500 करोड़ का केस आया था, डीबी स्कैम वाला, वो कुछ ब्रोकिंग का था। वो केस मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा। बट ये 22 साल के लड़के का केस है असम का, जो इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी लाइफस्टाइल दिखाते थे, लग्जरी कार एंड ऑल दैट। कुछ तो हल्का फुल्का और इसमें ये 30% रिटर्न की गारंटी देते थे, एक नोटरी पेपर पे साइन करके। और लोग तो अब नोटरी हो गया मतलब लाइक, अरे बाबा ये तो सब कुछ हो गया, इससे बड़ा 2200 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। समझ सकते हो, 22 साल का लड़का 2200 करोड़, जब पैसे दे नहीं पाया, पुलिस केस शुरू हुई, तब कहानियां निकल के आती हैं। तो ये इस स्तर पे तो कहानियां चल रही हैं। तो यही तो हो रहा है ना, यही तो हो रहा है इंस्टाग्राम पे, और क्या हो रहा है? लोग बेवकूफ़ हैं, क्या ये कह सकते हैं? लालची हैं, बेवकूफ नहीं है, लालची हैं।
मतलब बैठे बैठे पैसा चाहिए बैठे मेहनत नहीं होती है। और ऐसे लोग फिर फ़ायदा उठा लेते हैं। हाँ, और एक बड़ी प्यारी चीज़ है, जैसे देखो सीट बेल्ट लगाना है हम्म, या हेलमेट लगाना है, ये खुद से कहाँ लगाते हैं? हाँ। सरकार जब फाइन लगाएगी तब लगाएंगे भैया, हम्म, या सामने पुलिस वाला खड़ा है, हाँ, बाइक रोका, हाँ, तक देवर हाँ, डाला, हाँ। और फिर मन में कितना होशियार बने, हमने तो होशियारी कर ली, हम तो पुलिस वाले से बच गए। हम्म, अरे बाबा, किसी से होशियारी नहीं की, तुम अपने परिवार से धोखा करे हो, भगवान ना करे कुछ ऊपर नीचे हो जाए, क्या कर लोगे? लेकिन ये सब कहाँ समझना। अब देखो, परिवार से कर लोगे, सेम स्टोरी आ जाओ स्टॉक मार्केट पे, खून पसीने की कमाई है, कोई बड़े तो राजा बाबू हो नहीं, ट्रू। है ना? तभी तो आए हैं इधर। तभी तो हाँ, तो अब राजा बाबू तो हो नहीं, भगवान न करे कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो परिवार पे तो असर आना है, कहाँ समझते हैं। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए किसी को स्टॉक मार्केट में आने के लिए? जैसा कि मैंने कहा कि एक तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए खाने की तरह ज़रूरत है, वो तो हर इंसान को करना चाहिए, और उसमें भी अगर आप स्टॉक नहीं समझते हो तो सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड से शुरुआत करनी चाहिए, ये तो सबसे पहला स्टेप हर आदमी का होना चाहिए। अब आती है ट्रेडिंग की ललक, तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए आपके पास टाइम है या नहीं है, एफर्ट दे सकते हैं या नहीं है, मेहनत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब जो आपको सपने दिखा रहे हैं उनसे हट जाइए, वो सपने बिल्कुल सपने ही हैं, मुंगेरी लाल के सपने टाइप वाली कहानी है। 1-2 घंटे दे करके नहीं होने वाला ये। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होना। फुल टाइम का काम है। इट्स नॉट अबाउट फुल टाइम। मैं ये नहीं कहता कि आप 9:15 से 3:30 बजे तक बैठो, बट सबसे पहले तो एक प्रॉपर टाइम 2-3 महीने 6 महीने चीज़ों को लगा के सीखो, समझो, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा, जैसे मैं एक चीज़ कहता हूँ हमेशा, एक शेयर से ट्रेड करना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका जो भी लॉस प्रॉफिट है, एक तो हर इंसान झेल सकता है जब एक शेयर से करते हो, दूसरा मैं किस स्तर पे बैठा हूँ ये मुझे सबसे रियलाइजेशन हो जाएगा। क्या मतलब किस स्तर पे हूँ? किस स्तर पे हूँ मतलब, अगर मैंने कहीं से सीखा है या मुझे कोई टिप्स भी दे रहा है, तो मैं एक शेयर से करूंगा तो भी डूबूंगा, या करूंगा तो 1 महीने की बैलेंस शीट बन जाएगी। तो टिप्स पे भी मरेंगे तो बहुत कम ही मरेंगे। सीख के भी आए तो सीखने में भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। लोगों को लगता है कि अगर किसी से सीख रहे हैं तो लाइक वो जैसा करते हैं वैसा वो क्विकली कर लें, ये पॉसिबल। मैं अपना दिमाग अपने बेटे को ही नहीं दे सकता, मेरे फादर ने अपना दिमाग मुझे ही नहीं दिया, आज भी गालियां सुनता हूँ कि तुम ये नहीं कर सकते। साफ सी बात है, ठीक है ना? तो दिस इज द पार्ट, कोई किसी को दिमाग नहीं दे सकता, समझा सकता है, बट इंटरप्रिटेशन आप कैसे ले रहे हो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। जैसे सिक्के के 2 पहलू हैं, जब हम कुछ कह रहे हैं, हम लोग कहीं भी कुछ बता रहे हैं, बट बताने वाला इंसान अपने एफर्ट में सब कुछ बता रहा है, बट सुनने वाला कैसे समझ रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखा, मैं आपको बताता हूँ कई बार जो मैंने फील किया है। अगर एक एग्जांपल के लिए हम किसी शेयर की एनालिसिस कर रहे हैं, और मान लीजिए ओला इलेक्ट्रिक की कर रहे हैं, और मान लीजिए मैंने बुरा बताया है, बट सामने वाला सिर्फ ओला की इलेक्ट्रिक की अगर एनालिसिस समझ रहा है और उसके दिमाग में चल रहा है कि अच्छा ये बाय का है, तो वो मेरे परसेप्शन को बाइंग का परसेप्शन समझेगा। ये मैंने रियल फील किया है, ये मैं बता दूं। तो वो सिर्फ वो देख रहा है कि ये ओला है, बट सारा परसेप्शन उसका है, वो मेरा नहीं है। और इसीलिए ब्रांड्स ये चालाकी भी करते हैं कि किसी आईपीओ भी आ रहा है तो हर जगह इस ब्रांड को दिखाओ। Yes. जितना ज़्यादा वो ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी, लोग बाइंग की तरफ जाएंगे अपने आप। बिल्कुल। ओला आप जैसे ही आईपीओ आया, उसके बाद उसके अगले दिन उनका स्टेटमेंट आया, उसका कार का आया, राइट, कार बाइक एंड ऑल दैट स्टेटमेंट आने स्टार्ट हो गए। एवरी डे 1 स्टेटमेंट थे। अगेन मार्केट में नए लोग हैं, मार्केट में जो नए लोग हैं, शेयर पंप हुआ, उसका तो डंप हुआ, सो हुआ। दैट्स द पार्ट, यही रियलिटी है। बट आश्चर्य की बात ये है, रोज ऐसा ही होता है, फिर भी लोग मानने को रेडी नहीं। रोज लोग फंस रहे हैं, रोज फंस रहे हैं, रोज फंस रहे हैं। अभी देखो आप, डिफेंस के शेयर इतने गिरे हुए, रेलवे के इतने गिरे हुए, सारे तो रिटेल ही फंसे हुए हैं। बट वो ये चीज़ नहीं समझ पाया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इस बात पे, जैसे ये परसेप्शन तो आता है कि रिटेल वाले आ गए जो हमारे इंडिया को संभाल रहे हैं, बराबर है। बट कभी किसी ने गौर किया है, ये रिटेल वाले संभाल तो रहे हैं, बट ये रिटेल वाले तुम लोग नहीं हो जो सुन रहे हो। ये कहने को एक रिटेल वर्ड है, बट रियल तो जो हमारे इंडिया के HNI प्लेयर हैं, या जो MF वाले हैं, या MF में जो तुम्हारा पैसा बल्क में जा रहा है, और वो जो म्यूचुअल फंड वाले लगा रहे हैं, ये पैसा एक्यूमुलेट होके वो पैसा है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तुम नहीं कमा रहे, तुम पहले भी नहीं कमा रहे थे, तुम आज भी नहीं कमा रहे। प्लीज़ इसको अदरवाइज में मत लीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है सुनने वालों से। ये एक हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, लाइक जो समझने की हो सके। तो दिस इज द पार्ट ना। मज़ेदार चीज़ है। हाँ, सही बात है। वो देखो आप सोशल मीडिया, अरे रिटेल वाले कर रहे हैं, अरे भैया
तुम कमा रहे हो, कौन कमा रहा है, लाइक दैट, दिस इज द बिग थिंग। बट वही है कि डीप में जाके सोचना पड़ेगा, सोचना किसी को नहीं है। ये बातें जरूर करनी कि उसने कार खरीद ली, उसने बाइक खरीद ली, उसने महंगी खरीद कर ली, वो महंगा फ्लाइट में चला गया, बट उसने क्या मेहनत करी वो किसी को बात नहीं करनी है। अभी आप डिफेंस और रेलवे की जो बात कर रहे थे, क्यों डाउन है, क्या लगता है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? डिफेंस और रेलवे के शेयर बहुत अच्छे हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट सिंपल कहानी होती है एज पर द फंडामेंटल वैल्यूएशन, और एक सेक्टर रोटेशन का भी टाइम आता है। इसको आप ऐसे रिलेट करें कि कोविड आया था, कोविड में आईटी और फार्मा के शेयर चले। रीज़न क्या थी? डिमांड थी, आईटी फॉर द डिजिटल वर्क फ्रॉम होम, फार्मा क्योंकि उसी के बिना तो था नहीं, बम्पर रिटर्न दिए। उसके बाद जब सब कुछ खुलने लग गए तो आईटी और फार्मा बहुत बुरी तरीके से पिटे। आईटी तो ऐसा पिटा कि जिसकी कोई हालत नहीं, ठीक है। अब उस डेट टाइम फ्रेम के जितने भी मीडिया आर्टिकल देख लो तो यूएस रिसेशन, ये वो फलना चलना बातें हो रही थी, बट ईमानदारी से मैं बताऊं तो आप उसका लो मिला लेना जो आईटी इंडेक्स का लगा और उस समय शेयर का लगा, उतनी गिरावट के बाद भी कोई भी शेयर एक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो जाते हैं, ऐसा कोई शेयर नहीं हुआ, बल्कि वो एक बहुत प्यारे वैल्यूएशन में, जिसको एक तो कहते हैं जेन्युइन वैल्यूएशन होना और एक कहते हैं जेन्युइन वैल्यूएशन से थोड़ा सा सस्ता होना, बस वो उतने हुए। और उतने के बाद फिर आप आईटी देख लो कहाँ खरा है, तो क्या कुछ खराबी है? नहीं, ये एक साइकिल होता है। सेम स्टोरी डिफेंस और रेलवे किस लिए चले कि हमारे देश में ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ऐसे ऑर्डर मिल रहा है, हम मेक इन इंडिया आ रहे हैं, सब सही है, इतने ऑर्डर मिल रहे हैं। आप इन सब बातों के हो भी रहा है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा है, बट आप इन सब बातों के आधार पे क्या शेयर को 1 लाख रुपए ले जाओगे? क्या नहीं ले जा सकते। सबकी एक लिमिट है ना, तो वो लिमिट वहाँ पहुँच गई थी और लिमिट के बाद प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। तो अब देखो इतने ऑर्डर की बात कर लो, अब उतनी चीज़ों की बात कर लो, क्यों नहीं चल रहे? यही तो हम लोग समझाने की या बताने की कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बातों की एक वैल्यूएशन नाम की चिड़िया होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उससे भी आसान सी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मार्केट मेरे दादाजी के समय भी था, मेरे पापा के समय भी है, मेरे समय भी है और मेरे बेटे के समय भी है। यानी मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, हम लोग भाग रहे हैं। हम लोग अगर भागना बंद कर देंगे सब कुछ तरीके से होगा, कभी ये कभी वो, कभी ये सेक्टर कभी वो सेक्टर। बट अभी जैसे एग्जांपल के लिए देखो, पता है हाइप कैसे और क्रिएट होती है? जैसे आपने कहा 1 by 1 डिफेंस के म्यूचुअल फंड आने लग गए, राइट? अब पब्लिक तो और पागल, लेकिन उनको पता नहीं वो भी अपने पैसे के लिए ला रहे, वो आपके लिए नहीं ला रहे। समझो उनको एमसी चाहिए और मार्केट हाई पे जितना डिमांड कर लेंगे पब्लिक उतना एनएफओ भर जाएगा, बट पब्लिक को अगेन समझ नहीं आ रहा, अरे अब वो तो आ गया, अब लो उनके भी नेगेटिव, हाँ सबके नेगेटिव रिटर्न बैठे हैं। बट अगेन अब यहीं पे समझो कि उनके नेगेटिव रिटर्न बैठे हैं, तो क्या वो आगे रिटर्न कमा के नहीं देंगे? बिल्कुल कमा के देंगे। तो उनका पॉकेट कितना बड़ा है, आपका पॉकेट कितना बड़ा है, ये इंसान जिस दिन और जिस वक्त से सोचने समझने लग जाए उस वक्त वो अपनी हैसियत के हिसाब से ट्रेड करेगा। आज के डेट में आदमी अपने हैसियत के हिसाब से ट्रेड ही नहीं करता है। मेरी चादर कितनी है मैं ये तो समझने की कोशिश करूँ। यहाँ तो इंसान ट्रेड कर लेता है, तब स्टॉप लॉस के बारे में सोचता है कि अच्छा अब स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लगता है मोतीलाल वालों ने सेंटिमेंट का फायदा उठाया, कुछ गलत भी नहीं है। नहीं, कोई गलत देख रहे हैं कि डिफेंस टॉप पर है अभी, yes. और उसी टाइम पे उन्होंने फंड लॉन्च करा, राइट, और लोग को यही समझ है कि जो बढ़ रहा है वो और बढ़ेगा, उसी में लगा दो। यस, ये समझ नहीं है कि जो बढ़ रहा है वो नीचे भी आएगा, रुको। यस, तो जितने भी एनएफओ आते हैं मोटा मोटा इसी तरीके से आते हैं, क्योंकि पैसे उनको पैसे तभी मिल पाएंगे जब भयंकर लेवल पे हाइप क्रिएट हो, वरना अगर वो डेड होंगे तो पैसा, अरे बाबा कौन पैसा लगाएगा, तो वो एनएफओ ही फ्लॉप हो जाएगा। जिस सेक्टर का हाइप क्रिएट है उसी टाइम पे एनएफओ, यस उसी पे। और जितने भी एनएफओ हैं, मैंने अपने कैरियर में देखा, जितने भी एनएफओ हैं मोस्टली एनएफओ उसी समय, जैसे अभी देखो बाढ़ लगी पड़ी है एनएफओ की, बाढ़, जैसे आईपीओ की बाढ़ लगी पड़ी है वैसे एनएफओ की बाढ़। तो ये एक साइकिल होता है, और यही अगर मार्केट गिर जाए ना एनएफओ आएंगे ना आईपीओ आएंगे, सब सन्नाटे में। बट अगेन ये सब, और मैं तो कहता हूँ ये सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, सिर्फ यहाँ से दिमाग में सवाल लाने हैं और इन सवालों को गूगल में डालना है। गूगल बाबा आपको सारे जवाब दे देगा, आपको सब समझ में आने लगेगा। एनएफओ के बारे में क्या सोचते हो आप, लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए एनएफओ में? देखिए ये बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा है। मुझे पर्सनली लगता है कि एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उसमें नहीं, वही मैं आ रहा हूँ, क्योंकि एक तो उसमें चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं, दूसरा रेयर 1% एनएफओ होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उस
रेयर जो एनएफओ की कहानी होती है उसमें ये देखना पड़ता है कि वो क्या थॉट प्रोसेस से लेके आ रहे हैं, उसका फंड मैनेजर कौन है, और उसके फंड मैनेजर का प्रीवियस जब उसने एनएफओ लाया था तो वो क्या थॉट प्रोसेस से लाया था और उसने उसको कैसा एग्जीक्यूट किया। अगर ये चीज़ें बहुत वेल डिफाइंड मिलती है तो सिर्फ उस एनएफओ में पैसा लगाओ, बाकी किसी में। जैसे एक कुछ समय पहले हाइप क्रिएट हुआ था एचडीएफसी के रियल स्टेट पे, वो लोग लेकर आए थे एचडीएफसी रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी करके कुछ था, कुछ इस तरीके से था, भयंकर पैसा उन लोगों ने जुटाया था। ये कोविड के बाद की बात है। अच्छा, नहीं, कोविड से पहले की बात है, सॉरी, कोविड से पहले की बात है। सुपर फ्लॉप हुआ था, पैसे भी बम्पर आए थे, बम्पर रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि मोदी जी का विजन चल रहा था और इसी विजन पे आया था, बट वो डूबा था इन द सेंस रॉन्ग, प्लीज लोगों के पैसे डाउन रहे। हाँ, वो पैसे डाउन गए थे करके, लाइक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा लेमैन की भाषा में समझाओ, एक आम आदमी जिसको ज़्यादा समझ नहीं है, वो एनएफओ में जाना चाहता है। मान लो कोई एनएफओ टाटा का आया उसके सामने या किसी का आया, क्या देखे वो उसमें? तो सबसे पहले एनएफओ में जाना क्यों है? जब खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं तो एक आम आदमी को जाना क्यों है? जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना। एक आम आदमी को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आपने मेरे से पूछा कि 1% का क्या स्टोरी है, तो 1% का जो स्टोरी मैंने बताया वो आम आदमी कभी सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बेचारा इतना नहीं समझ पाएगा कि वो उसका फंड मैनेजर का मैं नाम कहाँ से निकालूं, फिर उसने इससे पहले कौन कौन से एनएफओ लाए हैं वो कौन सा निकालूं, वो कहाँ से परफॉर्म किया, कितना परफॉर्म किया, कहाँ से निकालूं, वो उतनी कर ही नहीं पाएगा। तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे फंड हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो फिर हमें एनएफओ से मोहब्बत क्यों करनी है, ये समझने वाली बात है। और एनएफओ आए जाते हैं, फंड है तो उसमें जाओ ना। यस, 110% विदाउट इफ एंड बट। और म्यूचुअल फंड या ईटीएफ, दोनों में क्या प्रेफर करते हो? ईटीएफ भी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि ईटीएफ में खर्चे और घट जाते हैं आपके। तो ईटीएफ में भी आप जा सकते हो, बट पोर्टफोलियो को जैसे जब आप बनाते हो तो जैसे ईटीएफ भी हैं, बट ईटीएफ क्या है, अब थोड़े थोड़े हुए हैं और मुझे आने वाले समय में लगता है नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में जिस तरीके से अब ईटीएफ पिक पकड़े हैं, तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड की जगह लोग ईटीएफ में आ जाएंगे। भी हो रहे हैं। हाँ, और खर्चे वहाँ पे घटेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, तो वो उसका फ़ायदा मिलेगा, तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। कंपनी के पर्सपेक्टिव से ईटीएफ में ज़्यादा उनको फ़ायदा होता होगा या म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में, हाँ, वहाँ फंड मैनेजर ले रहा है, राइट। फंड कंपनी तो के साथ ईटीएफ क्यों निकालती है? नहीं, देखिए, अब जो चीज़ जैसे कहते हैं ना कि दवाई है, तो सच में फ़ायदा करने वाली भी दवाई है, और बहुत सारी दवाई है वो जो नाम की दवाई है। जैसे भी सरकार ने 192 दवाई जो बैन करी, पैरासीटामोल, सिट्रेजिन, मैं खुद सिट्रेजिन और पैरासीटामोल खाया हुआ इंसान हूँ, और आपने भी खाया होगा। सब नहीं खाया होगा, बस सेम कहानी है। तो अच्छी भी चीज़ है, तो उसको लाना तो पड़ेगा ही, और साथ में जो चीज़ है उसको लाना पड़ेगा। आप ऐसा तो करके वो कर ही नहीं सकते ना। जैसे कहते हैं धंधा कर रहे हैं और लीगल फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सामने में अच्छी और मैनुपुलेटेड अच्छी दोनों दिखानी पड़ेगी, लाइक दैट। तो एनएफओ क्या है? एनएफओ तो मुझे उसी तरह का लगता है। तो ईटीएफ तो लाएंगे ही लाएंगे, और उसको लाए बिना मतलब रोक नहीं सकते, लाइक। लेकिन पोर्टफोलियो बनाने के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा पार्ट ईटीएफ, ज़्यादा पार्ट म्यूचुअल फंड? डिपेंड करता है आपका एज क्या है, आपका प्रोस्पेक्ट क्या है। क्योंकि अगेन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है लोगों को, लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं कहने के लिए कि मैं भेड़ चाल का हिस्सा बन रहा हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। बट मैं सिर्फ अपने जानने वालों की बात करूँ, जिनसे मिलता हूँ उनको भी काट दूँ, तो भी किन्हीं का भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल गोल, अपने प्लानिंग के आधार पे तो है ही नहीं, सिर्फ भेड़ चाल है। क्यों? अरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना चाहिए ना, इसलिए तो किए हैं। बट अच्छा, आपके जो गोल हैं, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ तो मुझे पता है, क्योंकि वो मेरे पास आते हैं समझने के लिए। तो मैं कहा कि अच्छा आप बताइए आपकी, तो ये आपको तो ऐसे ऐसे आपका बच्चा अमेरिका जाने वाला है, तो उसका कैसे? अरे ये तो सोचे ही नहीं, लाइक ये हो रहा है। सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, हम रिटर्न कमा लेंगे। बट रिटर्न कमाना अलग बात है, मेरे को तो फ्यूचर गोल कंप्लीट करना है ना। दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क है ना, वो पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कोई कर ही नहीं पाता है। फिर जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कहता है कोई बताया ही नहीं। तो थोड़ा इसको समझाइए मुकुल जी, लोगों को इससे थोड़ा बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। क्या गोल होना चाहिए, गोल कैसे डिसाइड करें?
और उस गोल के बेस पे हम किस तरह का म्यूचुअल फंड चुनें? जैसे देखिए, सुनने वाले लोग हर तरह के हैं, सबकी इनकम अलग अलग है। हम्म, कोई 10,000 रुपये महीने वाले भी सुन रहे होंगे, कोई 10 लाख रुपए महीने कमाने वाले भी सुन रहे होंगे। तो सबसे पहले सबके एक्सपेंस जैसे ही 10 लाख पे आते हो तो आप आईफोन हैंडल करते हो, 10,000 पे आते हो तो सस्ता मोबाइल हैंडल करते हो, और आप सस्ती चीज़ में ही, मतलब कम पैसे में ही अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारते हो। यानी उसी तरीके से अगर हम एक कम पैसे वाले इंसान और ज़्यादा पैसे वाले इंसान की बात करें, तो जैसे एक मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, तो 2-4 रिक्वायरमेंट मुझे लगता है कि हमारे लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे बच्चों की शादी, हमारे बच्चों का एजुकेशन, रिटायरमेंट, और साथ में भगवान ना करे तो कोई इमरजेंसी। और ये 4 चीज़ हर एक इंसान को एटलीस्ट प्लान करनी चाहिए। ठीक है। ठीक। अब जैसा कि हमने कहा कि हर इंसान की इनकम अलग अलग है, तो हर इंसान की इनकम अलग अलग है, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं बच्चों की एजुकेशन प्लान कर रहा हूँ तो मैं अपने बच्चों को कितने पैसे का एजुकेशन दूंगा। जब वो उनको विदेश भेजूंगा कि देश में भेजूंगा, देश में भेजूंगा तो उस स्कूल के चार्ज 1 लाख रुपए महीने वाले हैं या 10,000 वाले हैं, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, तो उससे उनको वो कैलकुलेशन आ जाएगी एजुकेशन की। सेम कहानी शादी, कोई 1 लाख में भी शादी कर रहा है, कोई 10 लाख में भी, कोई 50 लाख में भी। उनको वो सोचना पड़ेगा कि मेरे को शादी करनी है तो मेरे को इतने पैसे चाहिए। फिर आता है रिटायरमेंट, तो वो आज के डेट में जो लाइफ जी रहे हैं उनको पता है कि मेरे खर्चे क्या हैं। तो रिटायरमेंट में तो डेफिनेटली इंसान पैसे थोड़े कम खर्च करता है, क्योंकि अभी आमदनी आती है तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करता है, बट रिटायरमेंट में अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करता है, जो करना बिल्कुल चाहिए। अगर कोई भी सीनियर इंसान सुन रहे हो तो बिल्कुल करना चाहिए। तो उस समय हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, सेम सोचना। फिर आती है इमरजेंसी। इमरजेंसी कैसे भी हो सकती है, तो अगेन इमरजेंसी बीमारी से भी रिलेटेड हो सकती है, हमारी प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी किसी का पैसे की जरूरत पड़ जाए अचानक, तो अगेन हम किस हैसियत में बैठे हैं, इमरजेंसी भी हमारी उसी हैसियत में आएगी। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम मिलाते हैं, तब देखते हैं कि ये एक्स अमाउंट है जो हमें नीड पड़ेगी, राइट। फिर उस एक्स अमाउंट पे, जैसे मेरा ये मानना है कि मेरी जितनी भी इनकम है मंथ की, उसका 20% मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, 20%। ठीक है, 20%, सिर्फ 20%? हाँ, 20% इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप तो कहीं ज़्यादा करते होगे। ये ऑन एन एवरेज की एक बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे मानना है, जैसे हम लोग तो क्या है, देखिए अगर मैं कहूँ तो हम इन्वेस्टर ही आदमी है, हमें जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले। फॉर एन एग्जांपल, कोई बिजनेस वाला पर्सन है, हमारे पास किसी कनेक्ट से आया और वो उसको फाइनेंस की नीड है, तो वो अगर हमारे पास कनेक्ट करेगा और हमें उसके बिजनेस में सब कुछ अच्छा लगेगा तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं तो एकदम 100 हार्डकोर इन्वेस्टर हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो 2003 से जब शिफ्ट हुआ ना मेरा, तो जैसे कमोडिटी आए, फिर ब्रोकिंग शुरू किया, फिर वहाँ से ये हुआ, तो पूरा सिनारियो ही बदल गया। तो पूरा एकदम म्यूचुअल फंड एंड ऑल दैट, इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी, हर कुछ में चलते चले गए। बिल्डर को पैसे देना, हर तरीके से हम अंदर आते चले गए। तो दिस इज़ द वे कि हमने स्टार्ट कर लिया। बट एक इंसान, देखिए अब क्यों मैंने बताया, अब बताता हूँ। जैसे समझिए सुनने वाले कोई लोग हैं जिनकी 20,000 रुपये की हो, तो 20,000 रुपये के हिसाब से अगर 20% बोले तो उनके 4,000 रुपये हुए। 16,000 रुपये में तो वो ज़िंदगी गुजारेंगे इतनी महंगाई में। अगर मैं यहाँ पे 40% कह दूँ तो नीचे कमेंट में 4 गालियाँ पर भी नजर आने वाली है। रास्ते पर दिख गए तो गर्दन पकड़ लेंगे आप। तो 20% इसीलिए हमने, मतलब कौन सुन रहा है ठीक है, वो समझ के बोलना पड़ता है। और पता है इसमें एक मज़े की चीज़ है, जैसे फाइनेंशियल एडवाइस है, आप देखो फाइनेंशियल एडवाइस एक डॉक्टर की तरह एडवाइस है, जहाँ पे डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लेते हो, पर्सनल पैसे देते हो और 1-to-1 बात करने की कोशिश करते हो, राइट है। हाँ। और वहाँ पे डॉक्टर आपसे ढंग से बात भी नहीं करता है, पर्चे पे लिख दिए जाओ। हाँ, लिख दिए जाओ, करेक्ट है। हाँ। बहुत खास पहचान वाला होगा ना तो बहुत डिटेल में बात करेगा, वरना वो भी नहीं, जबकि उसके यहाँ तो पैसे भी अनाप शनाप, जो कह लो, जितने टेस्ट कह लो। ये जो फाइनेंशियल एडवाइस है, जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बना सकता है, वो पार्टी में आप कुछ खा रहे हो, अरे सर कुछ बता दीजिए, हंसी निकलती है। ये होता है मेरे साथ। कहाँ डाले, सबसे बड़ा सवाल, कहाँ डाले। तो दिस इज द पॉइंट जो मतलब होना नहीं चाहिए। मतलब लाइक आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज को सबसे लेस इंपॉर्टेंस दे रहे हो।
और ये सब लोग करते हैं। बात तो बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है। अच्छा, एक कमेंट मैं बड़ा देखता हूँ जब भी हम म्यूचुअल फंड के वीडियो करते हैं ना, नीचे कमेंट आता है 20 साल की बात कर रहे हैं, 30 साल की बात कर रहे हैं, अरे इतने साल तक कौन जिंदा रहेगा। ऐसा आता है आपके साथ? यस, मेरे साथ भी होता है और मुझे हंसी निकलती है। हम लोग को पॉकेट मनी मिलती थी, क्योंकि आप कमेंट वाली बात बोले, मेरे को पता है ये जनरेशन की थॉट प्रोसेस पे बड़ा अफसोस होता है। जबकि हम लोग सबसे इंडिया में यंग पॉपुलेशन है। आज इंडिया ग्रोथ करने के जितने भी इंटरनेशनल पैमाने पर बात होती है ना, सिर्फ इसीलिए बात होती है क्योंकि हम सबसे यंग हैं। ठीक है। और वहाँ पर थोड़ा सा, जो मैं हमेशा एक जगह कहता हूँ, अगर फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल कॉलेज से शुरू कर दिया जाए, प्रैक्टिकल लेवल वाला, बुक वाला नहीं, थोड़ा सा जो रियल फील रखते हैं उनके साथ, तो ये पूरा सिनारियो बदल जाएगा। अरे जिंदा रहें ना रहें तो वो पैसा तो मिलेगा, तुम्हारे परिवार को मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को मिलेगा, तुम्हारी बीवी को मिलेगा। हम तुम्हारी भाषा में बात कर लेते हैं, वो क्यों उनको रोड पे लाके ख़त्म करोगे क्या? लेकिन ये तो ऐसी बात करते कि हंसी निकलती। लेकिन वही है, आप सोशल मीडिया पे तो सब कुछ सुनने के लिए तैयार हो। हाँ। बस ये दिमाग में बैठा लेते। बट आपने बहुत अच्छा कहा और हम सबको कहेंगे प्लीज़ ऐसा ना सोचें। हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, बट ईमानदारी से अगर आप 10 लोगों को इकट्ठा कर लो, आप उनसे पूछो बेटा किसके लिए कमाते हो, कहेगा हम अपने परिवार के लिए कमाते हैं। यही तो कहेगा। मैं भी आज भी यही कहता हूँ। मेरे आप ऑफिस आना कभी भी, आप पाओगे कि मेरे ऑफिस के टेबल पे मेरे फैमिली का फोटो। तो कोई मेरा फैमिली पटना में थोड़ी रहता है, मेरा फैमिली तो लखनऊ में रहता है। मेरे ऑफिस से आधा घंटा कहता हूँ, आधे किलोमीटर की दूरी पर तो मेरा घर नहीं है, इतना पास में है। बट वो फ़ोटो मेरे टेबल पे होने का रीज़न पता है क्या है? मैं एक इन्वेस्टर हूँ जो हर जगह हर समय इन्वेस्ट करता है। तो वो मुझे एक रिकॉल मोमेंट देता है कि मुकुल अग्रवाल तुम कौन हो, हमेशा याद रखना, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे परिवार पे भारी। और मेरे टेबल पे फ़ोटो लगाने का रीज़न ही यही है। मतलब एक साइकोलॉजिकल रीज़न से मैंने वो फ़ोटो लगाया है कि मुकुल अग्रवाल तुमने कुछ भी गलत किया तो ये देख लो। दिस इज़ द पॉइंट। इमरजेंसी फंड कहाँ रखते हो आप? देखो, इमरजेंसी फंड का सेंस है आप लैंड डालो, गोल्ड डालो। लेकिन क्या इमरजेंसी फंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुरंत एक्सेसिबल हो? क्यों? गोल्ड है सबसे सुपर एक्सेसिबल है। गोल्ड को कौन रोक सकता है? तो आप गोल्ड की बात करते हो कि मतलब इमरजेंसी फंड उधर होना चाहिए। देखो, एफडी क्या सोचते हो आप एफडी के बारे में? एफडी अच्छा है, बट एफडी खत्म है। खत्म मतलब क्या इंटरेस्ट मिलता है मुझे? एफडी समझ में नहीं आता है। इन्फ्लेशन के बराबर या शायद उससे भी कम। और वो अभी सिर्फ मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट खाली कट होने शुरू होने दो ना, फिर ये सारे एफडी के भूत और सारी कहानियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। एक पहला रेट कटाना, बस ये बात अलग है कि अभी बैंक कुछ नया रास्ता निकाले। बैंक के जो कासा रेशियो घटते जा रहे हैं और लोन के रेशियो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो रेशियो के बाद क्या निकल के आता है, क्योंकि बैंक की सच में हालत ख़राब हो रही है। आप मतलब पब्लिक डोमेन में आके आरबीआई गवर्नर का ऐसा कहना कहीं से हल्का स्टेटमेंट नहीं है। कोई अपोजिशन का पार्टी नहीं बोल रहा है। डिटेल में बताओ, बढ़िया मुद्दा आपने छेड़ दिया। सिंपल आप ये देखो कि बैंक कमा रहा किससे है? जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं उस पे हमें दिया चिंदी चोरी, और उस पैसे को आगे कॉर्पोरेट को दिया। खुद वहां से मोटा लेके आएगा और वहां से मोटा लेके आया, उसके बीच का इंटरेस्ट कमाया। ठीक है, तो इंटरेस्ट मार्जिन उसका धंधा है। इसलिए मैं कहता हूँ ब्याज को धंधो चोखो होगा मारवाड़ी भाषा में। ठीक है। तो अभी जब से स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड बूम एंड ऑल दैट स्टार्ट हुआ, तो सारे लोगों ने जो कहते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में पैसा आना स्टार्ट हुआ है, वो यही पैसा है कि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं और अब स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। और यही रीज़न है कि म्यूचुअल फंड का जो ईएम रिकॉर्ड तोड़, हर बार एक नया 22 लाख करोड़ हर महीने, और हर बार एक नया रिकॉर्ड भी, हर बार एक नया रिकॉर्ड बीट हो रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? वो सारा पैसा बैंक से निकल के उधर जा रहा है। करेक्ट, क्योंकि लोगों को सच में रिटर्न भी बन रहा है। हाँ, अब इसीलिए तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, एसबीआई के एएमसी का या एसबीआई के किसी हेड का स्टेटमेंट आया था, मार्केट गिरेगा तो पैसा वापस से बैंक में आएगा। ये बात तो है, सारे म्यूचुअल फंड खाली होने लग जाएंगे फिर। और ये सच में होने वाला है। मार्केट खाली अगर गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट में अगेन नए लोग आए हैं, उनको
गिरावट जैसी चीज़ होती क्या है वो समझ में नहीं है, ना कोई उनको बताने वाला है, क्योंकि हर दिन एक नया ज्ञानी बाबा मार्केट में पैदा हो रहा है जो दूसरों को ज्ञान दे रहा है। हाँ, ये बात तो है। और बुल मार्केट में आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर की कहानी सुन लो, हर लोग यही कहते हैं कि बुल मार्केट की सबसे बड़ी पहचान ये है, और जब वो अपनी पराकाष्ठा पे रहता है तो हर दूसरा तीसरा इंसान जब आप रास्ते से निकलोगे तो वो स्टॉक मार्केट की ही बात करते हुए पाया जाएगा। हमारे इंडिया में अभी वही चल रहा है। क्रिप्टो का यही दौर था, क्रिप्टो का बिटकॉइन टॉप यही पे दौर था, था। हर जगह बिटकॉइन और क्रिप्टो बात हो रही थी। बिल्कुल। और आप एक चीज़ विश्वास मानो, मेरे को बहुत लोगों ने बेवकूफ़ बोला, जबकि मेरे पास सारे सोर्स थे, सारे चीज़ें थी, मैं ऑन रिकॉर्ड क्या बताऊं, मैं जहां से चाहता वहां से, चाहे इंडिया से चाहता इंडिया से, विदेश से चाहता विदेश से पैसे लगा सकता था, बट मैंने 1 रुपए नहीं लगाए, क्रिप्टो में 1 रुपए नहीं लगाए। क्योंकि अगेन ये जो माँ बाप ने कुछ चीज़ें सिखाई है ना, कि काम कैसे कर रहे हो, तरीका क्या है धंधे का। क्योंकि मैंने क्या बोला, सबके माँ बाप ने एक ही बात सिखाया, 2 रुपए के रिस्क में 4 रुपया धंधा करना। दुकान भी खोल रहे हो तो भी, जॉब भी कहीं कर रहे हो, या पैसे भी जो बचा के मतलब सब जगह किसी के माँ बाप ने कुछ अलग नहीं सिखाया, बात उतनी। तो दिस इज द पार्ट। तो वहाँ पर जो बैंक का सिनारियो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोन वाले लोग अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं और डिपॉजिट वाले कम हो गए हैं। तो ये दायरा बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ता अगर जाएगा तो कब तक होगा, क्योंकि लोन में तो एनपीए भी होते हैं कि पैसे नहीं आना, डिफॉल्ट होने वाली कंडीशन होती है। तो वो चीज़ें कुछ भी अगर ऊपर नीचे अभी तक हुई नहीं तो सब मेंटेन है, सब चल रहा है, बट कब हो जाए कौन जानता है। तो ये है उनका डर। तो एक सत्ता पक्ष का आरबीआई, क्योंकि विपक्षी बोले तो समझ में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष के अगर आरबीआई गवर्नर हो या जो हर एक लोग हों ये बात को कहें, तो वो एक बहुत वैलिड पॉइंट आता है सोचने वाला, बट लोग इस पे भी हंसते हैं। तो वही वाली बात है, जैसे लोगों का थॉट प्रोसेस मैं बताता हूँ 2-3 एग्जाम्पल। आप बैंकिंग के शेयर को गिराना चाहते हो और खुद खरीदना चाहते हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा, ऐसा है, ऐसा नीचे कमेंट आए। फिर 2 दिन पहले एक रील हमने बनाई थी, क्योंकि मैंने भी खुद से अब चीनी छोड़ दिया है खाना, और मुझे आई थिंक 3 महीने हो गए चीनी छोड़े हुए। सिर्फ चाय में भी लेता हूँ तो मेरे ऑफिस में गुड़ लेता हूँ, और कहीं अगर और हो गया तो सिर्फ 2 दाना 3 दाना जैसा डालता हूँ, दैट्स इट। बाकी तो कोई चीनी, मैदा, गेहूँ ये सब बंद कर दिया। इसको चीनी के स्टॉक से रिलेट कर दिया क्या? हाँ, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक्चुअली मैं अपने बच्चों को समझा रहा था। एक्चुअली मेरे दिमाग में आइडिया, मेरे बच्चे, अब बच्चे हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक, चिप्स एंड पिज़्ज़ा खाएंगे ही खाएंगे। तो मैं उनको दिखा रहा था कि देखो बेटा, ये सारे सेलिब्रिटी हैं जिनको तुम लोग फॉलो करते हो, बट ये रियल इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं, इसमें चीनी है क्या, इसमें हम पिज्जा नहीं खाते हैं ना, ऑल दैट करके। हाँ, आलिया भट्ट ने फ्रूटी रिजेक्ट कर दिया था ना कपिल शर्मा के शो पे, राइट, लेकिन खुद ऐड कर रही है। तो मैंने कहा देखो बेटा, तो ये जो दिखा रहे हैं वो ऐसा करते नहीं है करके। तो मेरी बेटी की थोड़ी क्रिएटिव है, बोली पापा इस पे तो आपका रील बहुत अच्छा बनेगा, आप लोगों को भी बताओ, आप जैसे मुझे बता रहे हो। तो मेरे को मेरी बेटी ने आइडिया दिया, तब मैंने उस पर रील बनाई, और मैंने कहा कि मैं जो बोलने वाला हूँ आप पहले खुद सुन लो, ठीक है। तो वो पूरा कट उस पर डाल के मैंने कहा अब आप डिसाइड कर लो। तो नीचे में कमेंट है कि चीनी का शेयर रिकॉर्ड हाई बना रहा है, आप चीनी का शेयर गिरा के खरीदना चाहते हो। मैं सर पीट लिया, मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों को। तो ये कौन है, ये वही 3 महीने 6 महीने वाले हैं जिनको कोई सोच विचार ही नहीं, मैं चीनी का शेयर गिरा दूंगा। तो ये कहाँ से कमा पाएंगे? तो सेबी का डेटा कौन सा गलत है, 10 में 9 लोग नहीं कमा पा रहे। तो ये बैंकिंग का क्या आपको लग रहा है, ये कैसे होगा फिर, ये जो बड़ी विडंबना पैदा हो रही है? बैंकिंग पे आदेश ऑफिशियल दे दिया गया है कि आप दूसरा रास्ता निकालें जहां से पब्लिक डिपॉजिट निकल के आए। क्या तो दे आर वर्किंग। देखिए इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं, देखिए अब वही है कि या तो देखिए जो तो आपको रेट बढ़ाओ तब लोगों का पैसा आए, लोग आएगा। और मार्केट में ऐसा तो है ही कि आज भी भले ही कितने भी लोग आ गए हों, बट जो गांव के लोग हैं या वैसे जो पैसा आता है वो तो एफडी आता ही आता है ना। तो अगर वो पैसा बढ़ा के या कोई नई स्कीम टाइप का लॉन्च करके कुछ भी करके अगर देंगे तो कल के डेट में पैसा आएगा। तो लेट्स सी क्या करते हैं, बट सोच तो रही है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, कोई ऐसी बात तो है ही नहीं। लेकिन कितना भी बैंक वाले देते हैं, म्यूचुअल फंड के बराबर तो दे नहीं पाएंगे ये। देखिए म्यूचुअल फंड अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, हाँ। अभी दिख रहा है। आप ये समझिए, आप बड़ी सिंपल सी चीज़ बताइए, जैसे 3 साल से चल रहा है, क्या आगे भी 3 साल ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, गारंटी। बस तो उसी में सारा राज छुपा है। तो वो पैसे सारे वापस ऐसे ही आ जाएंगे। तो मतलब बैंकों को इंतज़ार होगा कि क्रैश चाहिए। बैंक को इंतज़ार तो बिल्कुल ही होगा
क्रैश, वो भगवान को पूजा करते होंगे तो कोई भरोसा नहीं है। जब इतने बड़े बड़े लोग आके कहते हैं मार्केट की गिरावट होगी तो वो वापस बैंक में पैसा आएगा। छोटे ये तो एसबीआई वालों का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरा देखा हुआ है। 2-3 स्टेटमेंट और देखे बट उनका नाम क्लिक नहीं हो रहा है। तो ऐसा एक स्टेटमेंट नहीं है, ऐसे 2-3 स्टेटमेंट हैं और 2-3 अच्छे अच्छे लोगों के स्टेटमेंट हैं। तो क्या इसके लिए कुछ साजिश भी करी जाती है कि बड़े करी जा सकती है कि बड़े प्लेयर्स को बोलो भैया विड्रॉ करें, वो क्रैश लाने में सक्षम है? नहीं 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 नहीं, ये गलत है और ना ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए हर चीज़ धंधा अलग है। एक एग्जांपल के लिए एसबीआई है, एसबीआई बैंक भी चला रहा है तो एसबीआई एएमसी भी चला रही है। एएमसी भी है, ठीक है, सारे ही बैंक हैं लगभग। करेक्ट, लगभग सारे। ठीक है, तो दोनों के धंधे अलग हैं। अगर कोई भी इंसान एएमसी के धंधे से कमा रहा है तो दोनों का डिसीजन मेकर, दोनों का अथॉरिटी, दोनों का पावर, दोनों की सोच, दोनों की टीम बिल्कुल अलग। अगर एएमसी में पैसा ही नहीं आएगा और एएमसी मतलब मार्केट गिर गया तो अगेन वही है कि पैसे निकलेगा। फिर वो जो एक पोर्टफोलियो इतना परसेंट रिटर्न दिया, इतना परसेंट रिटर्न दिया, मार्केट अगर गिरेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो वो निगेटिव हो जाएगा तो वो ऑलरेडी कौन पैसा लगाएगा? तो वो वाली चीज़ तो है ही नहीं, दोनों सेपरेट पार्ट हैं। और मार्केट ऐसे देखो, ऐसी बहुत सारी सोच, बहुत सारी बातें आती रहती है बट वो रिलेट नहीं करती, इसलिए मुझे इस बात में नहीं है। बट हाँ, मैं पर्सनली ये ज़रूर मानता हूँ कि मार्केट जहाँ खड़ा है, अगर आप गौर करो तो अभी कुछ टाइम पहले जब यूएस गिरा था तो वो 10% तक गिर गया था। हम तो कुछ नहीं गिरे, अराउंड 4% ही गिर के रह गए थे, 5% भी नहीं गिरे थे। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे वो तो बेचारा बीच बीच में करेक्ट करके अपने आप को मजबूत करा। जैसे मैं क्या है, मार्केट को ऐसे मानता हूँ कि मार्केट थोड़ा ऊपर चला, फिर करेक्ट करके थोड़ा नीचे आया। एक एग्जांपल के लिए परसेंटेज में ले लेते हैं कि 10% चला और 10% चल के 5% नीचे आया, फिर 10% चला और फिर 5%। तो इसको मैं मार्केट की मजबूत चाल मानता हूँ, क्योंकि जब ऐसे चलता है तो शेयर भी सच में चलते हैं और शेयर रिटर्न देते हैं। लेकिन अगर से मार्केट 20% 25% से ऊपर जा रहा है तो एक लिमिट आती है जब शेयर रिटर्न नहीं देते। जैसे अभी देखो, अभी जैसे मार्केट अगर आप देखो तो पिछले 15-20 दिन की रैली देखो, गिरावट से पहले वाली, ठीक है, तो एवरीडे इंडेक्स गैप अप मोटा मोटा चल रहा था और फुल डे डेड मूव था। ठीक है, और ये वही 15 दिन का मूव था जहाँ पे स्पेशली स्टॉक की पिटाई बहुत ज़बरदस्त हो रही थी। तो जो लोग एक सबसे कॉमन सवाल पूछते हैं, सर इंडेक्स तो चल रहा है बट हमारे स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे। अरे भैया, इंडेक्स चल नहीं रहा है, मर रहा है, वो खाली देखने को ऊपर जा रहा है बट एक्चुअली रियल परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो वो जो मैंने पहली वाली बात बताई कि एक रियल होता है 10% गया, फिर थोड़ा करेक्शन किया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा, तो ये इसको हम एक मजबूत चाल बोलते हैं। उस मजबूत चाल में स्टॉक भी मजबूती से परफॉर्म करता है। लेकिन अगर इंडेक्स भी रो के जा रहा है, जहाँ पे गैप अप है, फिर वो डल है, साइडवेज है, वहाँ पे स्टॉक तो परफॉर्म ही नहीं करेंगे। और यही वो रीज़न है कि जहाँ पे इंडेक्स बहुत कम गिरा, अभी जैसे कम गिरा, और बट स्टॉक तो बहुत गिर गए, क्योंकि जब वो चल रहा था तब भी स्टॉक गिर रहे थे और ये गिर रहा है तो भी गिर रहे, तो डबल इम्पैक्ट इस तरीके से। तो ये मुझे लगता है नवंबर तक रहने वाला है ना, जब तक यूएस का इलेक्शन ना हो जाए। अभी मार्केट का ऊपर नीचे चल रहा है। मुझे जो पर्सनली लगता है, यूएस इलेक्शन तो है बट बस फेड का जो आई थिंक 17 या 18 का कहानी है, फेड के बाद मामला सेट हो जाएगा। और सितंबर का 10 साल का हिस्ट्री कहता है कि सितंबर मंथ में ग्लोबल मार्केट परफॉर्म ही नहीं करते, निगेटिव रिटर्न देते। हाँ, 10 में 7 बार। और सितंबर रीज़न जैसा नहीं, देखिए हर मंथ की एक अपनी हिस्ट्री है। बहुत बार परफेक्ट बैठ जाती है, बहुत बार नहीं चलती है। इस बार सितंबर शुरू हुआ और होते ही ऐसा हो गया, तो लाइक सबका अपना थॉट प्रोसेस। जैसे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ, क्रिसमस का वक्त होता है जब बोलते हैं एफआईआई छुट्टी पे जाते हैं और मार्केट डल होता है। पता है, ये सब बहुत पहले चलता था। जब मैं मार्केट 2003-05 में एंट्री किया था तब सच में ऐसा होता था। अब ऐसा नहीं होता है, मार्केट तो हमारे धमाधम चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, सिनारियो अलग होती जा रही है, चीज़ें अलग होती जा रही है, नज़रिया अलग होता जा रहा है, लाइक दैट। एस्ट्रो में मानते हो क्या, स्टॉक एस्ट्रो? मैं नहीं शेयर मानता, मार्केट के नहीं मानता। एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। नहीं ना? नहीं, मैं ऐसे लाइफ में मानता हूँ, लाइफ में फॉलो, लाइफ वाला एस्ट्रोलॉजी। हाँ, लाइफ वाली एस्ट्रोलॉजी मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पास से देखी है, पास से मानी, क्योंकि पापा एक्चुअली फॉलो करते थे। ओके। तो पापा फॉलो करते थे, तो पापा कहते थे बेटा ये अंगूठी डाल लो, तो डाल लेता था। उस समय कुछ समझ नहीं थी, क्योंकि अगेन पेरेंट्स
को लेकर एक अलग ही एजुकेशन दिया गया, कि अलग ही मान सम्मान वाला स्टोरी, तो बस पहन लेता था। उस समय समझ नहीं आता था, उस समय मम्मी को जाके चिल्लाता था ये क्या पहना के उंगली में डाल दिया करके। बट फिर जब आपकी मैरिज होती है ना और जिम्मेदारियां आती है और लाइफ में बहुत एक साइकिल घूमता है, क्योंकि हर समय दूसरों को हम लोगों की दुनिया देखने में बड़ी स्मूथ और अच्छी दिखती है कि हर ये किसी की दूसरी अच्छी लगती है। हाँ हाँ, लेकिन जब आप एक्चुअली उस साइकिल में जो एक स्ट्रगल फेज होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब ब्रोकिंग का नहीं ले रहा था और मेरा जब उस समय परिवार में चल रहा था, वो मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या मोमेंट था। या मैंने कहा कि मेरे अंकल ने मुझे बोला कि तुम ये काम करोगे क्या। ये तो एक बड़ी सिंपल सी लाइन है, बट एक मारवाड़ी का बच्चा जिसका अपना सपना था डॉक्टर बनने का, वो डॉक्टर नहीं बन पाया। एक तो वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा है वो कोई नहीं समझ सकता। और पेरेंट्स शुरू दिन से बिजनेस माइंडेड, धंधा धंधा धंधा। मारवाड़ी तो यही अब बदल गया है थोड़ा सिनारियो, जनरेशन बदलने के कारण। अब उस समय मुझे करना है मेरा थॉट प्रोसेस वाला काम, मुझे उनका काम नहीं संभालना है। उसमें वो अलग एक माहौल कि आप उस माहौल को कैसे झेलते हो। तो बहुत सारे इंसान के ज़िंदगी में टाइम फ्रेम आते हैं जब आप कैसे जूझते हो, करते हो, लाइक दैट होता है। आपका खुद का पैसा ज़्यादा स्टॉक मार्केट में है या रियल एस्टेट में? मेरा खुद का पैसा स्टॉक मार्केट में ज़्यादा है। ज़्यादा है? कितना ज़्यादा? परसेंटेज वाइज कितना डिफरेंस होगा? देखिए, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो देखिए रियल एस्टेट वगैरह क्या हुआ, रोटेशन गेम हुआ, जहाँ पे हम रोटेट कर रहे हैं पैसे को, कि लाइक डाला, अपॉर्चुनिटी मिली, हम पकड़ के रियल एस्टेट में नहीं बैठते जैसे, क्योंकि अगर हम पकड़ के बैठेंगे तो हम उसको फिर बिजनेस नहीं बना पाएंगे, बस एक पैसा फंसता चला जाएगा, क्योंकि हर आदमी का पैसा लिमिटेड होता है। तो हम वहाँ रोटेशन करते हैं कि लाइक अपॉर्चुनिटी आप मिले मेरे से, बताइए भाई बड़ी अच्छी जगह है, देख ले। तो हम देखने की बात बाद में करेंगे, हम बोले ये बता ले तो ले, 6 महीना साल भर में बिकेगा क्या। मतलब मेरा, जैसे देखो अगेन मैंने कहा ना, सिक्के के दो पहलू, सबका अपना अपना सवाल होता है। अब वो 5 साल के बाद कितना भी गुना रिटर्न दे, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके। क्योंकि हम कब तक पैसा फंसाते जाएंगे, अंबानी तो है नहीं ना, हमें तो पैसा घुमाना है। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि मैं कितना पैसा मैं कितने टाइम में घुमा पाऊंगा सौदे को। तो दिस इज द वे। तो कोई भी रियल एस्टेट में जाने से पहले आप यही सवाल रखते ये हो? सवाल होता है। ओके, चाहे वो प्लॉट हो, कमर्शियल हो, कुछ भी हो। ओके। क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या होता है, जैसे अगेन लोगों को पता हो नहीं पता हो, जब बिल्डर ज़मीन खरीद लेता है ना और उस पर जब प्लान करता है कि मेरे को बिल्डिंग बनानी है और एनओसी वगैरह के लिए जब अप्लाई करता है, तो वो उस समय इन्वेस्टर ढूंढता है, चाहे कितना भी बड़ा हो, और वो पूरा फ्लोर बेचता है। तो उस फ्लोर बेचने में वो एक एग्रीमेंट आपके साथ, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके साथ करता है कि देखिए ये जो प्री लॉन्च, एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ये प्री लॉन्च होगा, मान लीजिए कि मैं 10, और वो गारंटी देता है ऑन पेपर कि 10,000 रुपये में मैं प्री लॉन्च करूँगा, तो आपको मैं 6,000 रुपये का रेट या 7,000 का दे रहा हूँ। क्या आप वहाँ घुसते हैं? तो मैं पूरा फ्लोर खरीद लिया, और जब वो प्री लॉन्च हुआ तो मैंने कहा नमस्ते जी, अब बताओ तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है। लाइक दैट, दिस इज द रोटेशन, जहाँ पे एक तो आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे बिल्डर से जुड़े हुए हो, जो शहर में नामी ग्रामी है, पुराने हैं। आपकी भी शहर में, जब आप किसी शहर में रहते हो तो भगवान की दया से पकड़ भी हो ही जाती है। तो जो भी छोटी मोटी पकड़ है शहर में, उन सब के आधार पे, तो दिस इज़ द वे, जहाँ पे अगर हम कमर्शियल बिल्डिंग के गए तो फ्लोर पूरा ऐसे हो गया, या कोई मान लीजिए बिल्डर को ज़मीन लेनी है, कोई बड़ी ज़मीन लेनी है, तो अगेन बड़ी ज़मीन लेनी है तो उसकी कोशिश रहती है कि कुछ इन्वेस्टर मिल जाएं ज़मीन में लाइक डालने के लिए, तो फिर उसका रहता है अरे सर वो पैसा आएगा। तो इस तरीके डिफरेंट डील होती है। तो अब हम लोग क्या घुमा रहे हैं पैसा, तो दिस इज द, बट यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा पहले छोटे से बड़ा बनना पड़ता है, लाइक वाली स्टोरी। तो बट ओवरऑल, बट आपका सवाल ये था, तो स्टॉक और म्यूचुअल फंड क्या हुआ, हमारा इन्वेस्टेड पैसा है। तो आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते हो? यस, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए? यस, हाँ बिल्कुल। स्टॉक और म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा बिल्कुल इस तरीके, बस उसमें शेयर जरूर रोटेट होते हैं, क्योंकि अगर एग्जांपल के लिए आपने कोई शेयर ले लिया, फॉर एन एग्जांपल डिफेंस, अब डिफेंस मुझे दिख रहा है कि मेरा 1,000 रुपये का माल 5,000 हो गया, तो भी मैं बुड़बक की तरह थोड़ी बैठा रहूँगा। ओके, बुड़बक की तरह ये तो बकलोली हो जाएगा।
सही बात है। तो क्या ऐसा नहीं है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बेचना ही नहीं कभी, वो रखा है। तो अगेन वही बोला ना, पांचों उंगली मेरी बराबर नहीं है, ना आपकी ना सुनने वालों की। सेम स्टोरी हर जगह, हर तरह के इन्वेस्टर। मैंने बोला तो हमें हमारा कैपेसिटी, हमारा साइज, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा प्लानिंग, हमें हमारे हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, दूसरों के हिसाब से नहीं। यही तो देखो, आपको भीड़ से अगर कुछ बनना है तो भीड़ से सबसे पहले अलग करना पड़ेगा। अब भीड़ क्या करती है, खरीद लिया, छोड़ दिया। आप जितना कमा के बता लो और हम जितना बना के बना लेंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क का ये क्या गारंटी लाइन दे बोला सकते। आपने, जितना कमा के बता लो? जैसे अच्छा, हम दोनों का एग्जांपल लेते हैं। आपने कोई एक जमीन है ले ली, उसको यही थॉट से ली ना कि आपको बताया अरे ठीक है रिटर्न मिलेगा, मैं 5 साल 10 साल 20 साल, ठीक है। और मैं 5 साल या 10 साल में न जाने इतना रोटेशन घुमाऊंगा कि जो मेरा ROI रहेगा और जो आपका रहेगा उसमें जमीन आसमान का फर्क रहेगा, छोटा मोटा नहीं रहेगा। तो दिस इज द वे। ऐसा है क्या? ऐसा होता है। फिर कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा ना? देखिए, कंपाउंडिंग का फायदा आप रियल एस्टेट में कहाँ से ले सकते हैं? क्यों 20-25 साल के लिए छोड़ा जा सकता है? 20-25 आपका पैसा ब्लॉकेज होता है। आप ऐसे समझो, मैं जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ। आज अगर हम लोग अयोध्या डेवलप हुआ, ठीक है, तो जो फैज़ाबाद रोड का है जमीन, हम उसकी बात कर लें, ठीक है। आज वो सडन ग्रोथ हुआ, सडन, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। करेक्ट। अब मैं उसके रियल रेट भी बता देता हूँ आपको। 5,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट, उससे पहले के रेट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो और कचरा रेट था, बट 5,000 का एक स्टैंडर्ड प्राइस था। आज की डेट में आप वहाँ पे जाओगे तो डिपेंड ऑन द कि आप कहाँ पे हो, कितनी कनेक्टिविटी है, 10,000 से शुरू होके 15,000 की रेंज तक जा रहा है, ठीक है। अब आप लेके बैठ गए, अब कितना ग्रोथ हो, एक तो चरम होता है ना, चरम। हाँ, ये ऑलरेडी चरम पर है, चरम पे है, ठीक है, 2-4 हज़ार और बढ़ा लो, फिर क्या करोगे? लेकिन अगर वो वहाँ बेच के, जैसे एक जो दूसरा सुल्तानपुर रोड है वो डेवलप हो रहा है, वहाँ पे 3,000 रुपये में मिल रहा है, तो मैं 3,000 को 20,000 तो तुरंत बना लूंगा ना, एक एग्जाम्पल के लिए। मतलब 20,000 का सेंस है वो 10 से 12,000 हो जाएगा ना, तो मेरे को 7,000 का अप्रिशिएशन मिलेगा ना। अगर 3,000 में भी लिया और 10,000 में बेचा तो मुझे 7,000 का अप्रिशिएशन मिलेगा ना। ट्रू। तो ये पॉइंट, तो ये बहुत होता है। बट वही आपने कहा ना, मैक्सिमम लोग अपना यहाँ से यूज़ नहीं करते इन्वेस्टमेंट में। वो एक ढर्रे की चीज़ और एक लिमिटेड सोच के साथ चलते हैं। हमें सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा और हमें खुद से सोचना पड़ेगा रास्ते क्या हैं। रास्ते हैं, अनंत रास्ते हैं, सिर्फ सोचने की कोशिश तो कीजिए। और हाँ, ये ज़रूर है, शुरुआत कहीं छोटी से होगी, बट कहीं से भी कीजिए, थोड़ा सा हट के कीजिए, मज़ा आएगा। और आप जैसे हटके का सेंस इन द सेंस ये है, जैसे मैंने ही शुरू किया, तो अब पूरा फ्लोर तो आप शुरू दिन से नहीं खरीद सकते, तो आप 2 तो बुक कर सकते हैं, 1 तो बुक कर सकते हैं। अब उसमें थोड़े लिंक लगाइए, क्योंकि बिल्डर तो ऐसे एक देगा नहीं। या कुछ ग्रुप के लोगों के साथ आइए, किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। तो दिस इज द वे जहाँ पे आप इस तरीके से बढ़ते हो। लेकिन फिर शुरुआत करें और हटके वाली शुरुआत करने में ही रिटर्न ज़्यादा आता है। ठीक है। क्या आपके लिए सर्च किया था गूगल पे कि मुकुल अग्रवाल की नेटवर्थ कितनी है? क्या चीज़? क्या ये सर्च किया जाता है मुकुल अग्रवाल की, मुकुल जी की नेटवर्थ कितनी है? ये मुझे नहीं पता है। नहीं? ठीक है, तो शेयर करना चाहोगे आप? अरे ये नहीं बताएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, स्टॉक मार्केट में आपको 2003 से हो आप, तो ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एक बड़ा मुद्दा तो रहता है 100%। लेकिन जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में साल 2 साल 3 साल दे चुके हैं और बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी उनके साथ? देखिए, ये अगेन एक इंटरेस्टिंग है। और ऑप्शन ट्रेडिंग की कहानी जो है ना, जस्ट लाइक अ क्रिकेट के T20 की तरह है, जहाँ पे अगर कोई नया प्लेयर, कोई क्या, मार्केट में तो हर दिन नए ही प्लेयर आ रहे हैं, तो जब कोई नया प्लेयर आ रहा है, और क्रिकेट से लेते हैं क्योंकि लोग कनेक्ट कर पाएंगे, तो हर दूसरे इंसान को क्रिकेट आता है और क्रिकेट उसका पसंद है इंडिया में, ठीक है। सेम स्टोरी
इंडिया में हर दूसरा ट्रेडर को ऑप्शन ही ट्रेडर बनना है, ठीक। हर ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेडर ही बनना है। हाँ, ये भी सही है। हाँ। दूसरा भी गलत ही है, हर ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेडर बनना है, ठीक है। तो अब हम क्रिकेट की अगर बात करते हैं और हमें क्रिकेट खेलना है, तो शुरुआत या इंटरनेशनल कैसे खेल पाएंगे, अगर हम इस मुद्दे पे आते हैं कि हम इंटरनेशनल कैसे खेल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप जहाँ भी पैदा हुए हैं वहाँ से गली नुक्कड़ खेलते हैं। गली नुक्कड़ से आप कहीं ना कहीं, अगर आपका स्टेट, आप जहाँ रहते हैं अगर वो डिस्ट्रिक्ट है तो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, डिस्ट्रिक्ट से आप स्टेट खेलेंगे, ठीक है। फिर थोड़े से टूर्नामेंट्स इधर उधर खेलेंगे, या तो हो सकता है रणजी चले जाएं या अंडर 18 आ जाएं। इस तरीके से स्टेप स्टेप करते हुए आप इंटरनेशनल प्लेयर बनते हैं। आप किसी की भी जर्नी उठा लो, मोटा मोटा यही कहानी है। बिल्कुल। अब ऑप्शन पे आते हैं। जब हम ऑप्शन पे आते हैं तो मतलब मेरा मानना है, अगेन सबका अपना अपना मानना हो सकता है, इसलिए हम दूसरे के मानने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब भी कोई नया इंसान आता है, सबसे पहले उसे इक्विटी से शुरू करना चाहिए। जब वो इक्विटी में चीज़ों को समझ ले, पैसा बनाने लगे, क्योंकि इक्विटी एक ऐसी चीज़ है जो सीधी चीज़ है, सीधी चीज़ है, और हमें पैसा देती ही अगर सही तरीके से हम करें तो। फिर जब आप इक्विटी करने लगते हो, चीज़ें समझ में आने लगती हैं, आप उसमें सब कुछ करते हो, फिर आप फ्यूचर में आओ, और तब यहाँ भी जब पैसा बना लो तो ऑप्शन में आओ, तब आप ऑप्शन में आओ। बट यहाँ पे अगेन पता है उल्टा हो रहा है, इसमें ब्रोकर्स का भी हाथ है। आप जितने भी ब्रोकर्स हैं, आप देखो अपने डीमेट होल्डर के साथ हमेशा ऑप्शन के ट्रेडिंग सेशन रखवाते हैं। हाँ। उसके बाद जितने भी ऑप्शन की कहानियां हैं तो ज़ीरो टू हीरो की कहानी होती है, एक्सपायरी ट्रेडिंग की कहानी होती है, 25 दिन में पैसा डबल की कहानी होती है। तो अगेन यहाँ पर फिर से वही कहानी आती है कि जितने टिप्स प्रोवाइडर हैं, जितनी दुनिया है, सबका फ़ायदा, जितने डिस्काउंट ब्रोकर की घर बार द्वार आप लोगों ने खड़ा कर दिया है वो सिर्फ ऑप्शन की बदौलत खड़ा किया है। मतलब यहाँ पे सिर्फ खेलने वाला नहीं कमा रहा है, सारे खिलवाने वाले कमा रहे हैं एकदम। और ऑप्शन डिस्काउंट ब्रोकर की तो सबसे बड़ी दुकान, उनकी जो रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा वो ऑप्शन से ही आता है, ऑप्शन से ही आता है, और ऑप्शन से ही आ रहा है। ये बात भी सच है। लेकिन लोग ये सब सुनने को कहाँ है। लोगों को तो जैसे कह दिया, लोगों को ये बताया जाता है लाइक आप 20,000 25,000 से करो होगा। अरे यार फिर तो वही वाली बात है, क्या बताया जाए। बट थोड़ी सी अपनी अकल लगा लो। और ये भी है ना कि आप भीड़ के अगेंस्ट अगर कोई बात बोलोगे तो आप भीड़ के दुश्मन हो जाओगे। बिल्कुल आप बिल्कुल। अगर YouTube पे आके बोलने लग जाओ कि ऑप्शन खराब है, मत करो, आपको देखना ही बंद कर देंगे लोग। 110% वो कहेंगे इस आदमी को कुछ पता ही नहीं है, इसको कुछ नहीं पता है, ये बेवकूफ़ है। एकदम एकदम आपने बिल्कुल सही बोला, एकदम ऐसा होता है। यही तो इसका रीज़न क्या है, अगेन वो पब्लिक जो मार्केट में नहीं आई। देखो इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोटा मोटा कहानी क्या है, साल भर में पब्लिक निपट जाती है। हाँ। तो हर एक साल आपको या हमको नई पब्लिक सुन रही है, क्योंकि पुरानी का तो बुढ़िया बिस्तर गोल हो चुका है क्योंकि उनके पैसे खत्म हो चुके हैं। हर की एक लिमिट है, पीछे पेड़ थोड़ी लगा हुआ है। अब वो नई पब्लिक आई है, नई थॉट प्रोसेस से आई है। और वो थॉट प्रोसेस कौन सा है, जो वो पूरी दुनिया उनके चारों तरफ इर्द गिर्द क्रिएट की गई, दुनिया क्रिएट की जा रही है, परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। आप एंट्री मारो, कोई भी बंदा अगर बिगनर हो और वो करे तो हर जगह बस करोड़पति बनाओ स्कीम चल रही है। टेलीग्राम चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर इंस्टाग्राम, वो बंदा जैसे ही ट्रेडिंग सर्च करना लगेगा या कुछ भी देखने लगेगा, उससे संबंधित रील देखने लगेगा, तो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले वायरल रील आएंगे जहाँ पे वो लड़के करोड़पति बनाओ स्कीम बेच रहे हैं। टेलीग्राम में सर्च करेगा तो टिप्स वाले आ जाएंगे। आज हमारे और आपके जैसे लोगों के नाम के कई सारे फर्जी चैनल बने पड़े हैं, और फर्जी पड़े हैं, उसमें क्या बिक रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन टिप्स बिक रहा है। हमारे तो पास इतने कंप्लेन आते हैं, हम कहते हैं ब्लू टिक है, उसके बाद तुम नहीं समझ पा रहे हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट। आपको ये पता है कि हम टिप्स बेचते ही नहीं है, फिर भी आप टिप्स खरीद रहे हो मेरे नाम पे, तो इससे बड़ी तो मतलब गैप कुछ, मतलब मैं क्या वर्ड बोलूं, वर्ड ही गायब हो जाते हैं मतलब कभी कभी तो कि इससे बड़ा तो कुछ गैप हो ही नहीं सकता। दिस इज द पार्ट। समझ वंडरफुल, मजा आया बस आपसे बात करके मुकुल सर, मजा आया। आई होप लोगों को भी मजा आया होगा। और आप अगर चाहते हैं कि मुकुल जी को हम दोबारा बुलाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके हमें बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, जब भी आप बुलाएं। थैंक यू मुकुल सर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।